प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है सियासी आस, दांव पर इतिहास। संदर्भ यह है कि एक बार फिर देश चुनावी मोड में जा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य जिसे हम उत्तर प्रदेश के तौर पर जानते हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव होने हैं और एक बार फिर नए सिरे से पुराने जिन्न बाहर निकल रहे हैं। इतिहास को लेकर एक बार फिर विवाद का विषय है। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए तमाम संगठनों को इस बात की शिकायत रही है कि इस देश की पीढ़ी को सही इतिहास बताने की कोशिश नहीं की गई। जानबूझकर, षड्यंत्र पूर्वक, गैर इरादत नहीं बल्कि इरादतन तरीके से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके वास्तविक राष्ट्र नायकों को उनके योगदान के संदर्भ में वंचित रखा गया। तमाम मुद्दों पर तो असहमति बनती है, पर सबसे बड़ी असहमति मुसलमानों के द्वारा जो इस देश में लंबे समय तक शासन किया गया उसकी अभिव्यक्ति को लेकर है। ताजा तरीन विवाद दो संदर्भों में। एक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भरी सभा में यह कहा कि इस देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को महान नहीं बताया गया। जिस चंद्रगुप्त के हाथों सिकंदर हारा था, उस सिकंदर को महान के तौर पर पढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। इसके इतर एक शिकायत इस संदर्भ में भी है कि मुगलों को इस देश में महिमा मंडित किया गया है। मुगलों के संदर्भ में यह महिमा मंडन कतई उचित नहीं है। अकबर को महान बताए जाने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए तमाम लोग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा समय समय पर प्रतिवाद किया गया है। हालत यह है कि जिस हल्दी घाटी के संदर्भ में हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप उस संघर्ष में विफल रहे, उन्हें जंगलों की खाक छाननी पड़ी। घास की रोटी के संदर्भ में एक कविता बच्चों की जुबान पर चढ़ी रही। जिस संघर्ष ने महाराणा प्रताप को राष्ट्र नायक के तौर पर प्रस्तुत किया, उसके संदर्भ में नई पीढ़ी को बताने की जद्दोजहद है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे नहीं बल्कि जीते थे और ये चाहा जाता है कि नई पीढ़ी अब इस सत्य को स्वीकार करे। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने सियासी लाभ हानि की दृष्टि से इतिहास का नए सिरे से लेखन जरूरी है या वाकई इन आरोपों में कुछ सच्चाई है कि तथ्य कुछ और थे, बताया कुछ और गया। इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को सही तथ्यों के साथ बात प्रस्तुत की जाए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ संजीदा किस्म की बातचीत करने की ईमानदार कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि द यूज ऑफ हिस्ट्री इज टू गिव वैल्यू द प्रेजेंट ओवर एंड इट्स ड्यूटी। इतिहास का प्रयोजन वर्तमान समय और उसके अनुसार कर्तव्य को महत्व देना है। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने जो ये विचार हमें दिया था, उसने स्पष्ट तौर पर बताया था कि हमें अपना दायित्व बोध हो। इतिहास को पढ़कर हम भविष्य के संदर्भ में सबक लेते हुए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, पर भविष्य को संवारने के लिए हम इतिहास के तथ्यों को भी उलट पुलट दें। इस दौर की कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन वर्तमान में की जा रही है। तो हम उसी की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस का एक गंभीर चेहरा है। हमारे साथ में प्रोफेसर रवि भट्ट भी थोड़ी देर में होंगे, जो जाने माने इतिहासकार, और साथ ही डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, संघ विचारक, वह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं, लेकिन उस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले उन तीन बयानों पर रोशनी डालते हैं जिन्होंने विवश किया है हमें आज इस कार्यक्रम को करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे साथ में दिग्विजय सिंह की भी टिप्पणियां हैं। तो जरा एक बार सुनते हैं कि इस देश के तमाम नेता कह क्या रहे, कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बोल बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है, लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा। ये है कि इतिहास और भूगोल, महंत योगीनाथ जी कृपया मोदी जी से ना पढ़ें।
विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए, वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। तो ये अपने अपने नजरिए हैं। जहां महंत योगी आदित्यनाथ ये बताना चाहते हैं कि इतिहास को नए सिरे से पढ़िए और सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हरा दिया, यह रहस्योद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर का ज्ञान है, जिसमें वो बता रहे हैं कि देखिए, मुगल असभ्य थे, इस देश में आए, वापस लौट करने गए, इस देश को ही आत्मसात कर लिया, इस देश में ही रम गए। और ये अंग्रेजों में और मुगलों में अंतर है, अंग्रेज राज करने आए थे। सवाल उठता है कि क्या वाकई अंग्रेज इस देश को छोड़ने के लिए आए थे? इस देश ने अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से जो लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा अंग्रेजों का भारत से पलायन रहा, या इससे इतर अंग्रेजों का काम पूरा हो गया था इसलिए वो भारत को छोड़ के चले गए? और मुगलों के संदर्भ में जितनी प्रशंसा इस समय मणिशंकर अय्यर के मुंह से निकल रही है, वो कृपया बताए कि जब इस देश पे शासन करते हुए 100 साल से ज्यादा समय हो गया था, तब उस मुगल शासन में एक राजा हुआ, उसका नाम औरंगजेब था। 100 साल के शासन के बाद जिस कदर जुल्म सितम उसने यहाँ की मूल जनता के संदर्भ में ढहाया था, क्या उसके संदर्भ में मणिशंकर अय्यर के पास कुछ तर्क है? ये भी सवालों के दायरे में। लेकिन समझना ये चाहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी आपसे, इस देश के इतिहास को लेकर आपकी शिकायत किस बात पे है? क्या इस देश ने अशोक को महान के तौर पर हम लोगों को नहीं पढ़ाया? क्या मौर्य समाज की यश गाथाएं हम लोगों ने नहीं पढ़ी? क्या गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल इस देश के इतिहास के पन्नों में नहीं है? क्या इस देश ने राणा प्रताप की वीरता को अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखाया? तो फिर शिकायत किस बात की है? क्या आपको अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध के परिणाम बदलने की अनुमति दे दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप की जीत के रूप में पढ़ाया जाए? तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत नहीं, पृथ्वीराज चौहान की जीत लिखी जाए? क्या आप चाहते हैं कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसके अंतर्गत अंग्रेजों की जीत नहीं बल्कि भारतीयों की जीत को अब नए सिरे से पढ़ाया जाए? चाहते क्या है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मूल बात जहाँ तक योगी जी ने भी जो कहा, उसमें एक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, भाई चंद्रगुप्त मौर्य का भी अगर देखें, मौर्य शासन में जी चंद्रगुप्त का उदय ही हुआ विदेशी आक्रांता के, जब ये पता लगा कि भाई सिकंदर जो है वहां से आ रहा है। और इसलिए वो तमाम लोगों को, हम लोगों ने भी जो देखा है, जितना ज्ञान है, उन्होंने चाणक्य ने करना चाहा पूरा योजना, जितने छोटे छोटे जनपद थे उन जनपदों को इकट्ठा करना। ये बात सही है कि जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और परुस का हुआ और उसके बाद वो चला गया, और चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ वो सेलुकस का हुआ, सेलुकस उसी का प्रतिनिधि था। और नंदवंश जो है जो नहीं आया, और नंद का उन्होंने धननंद का पराभव करके और फिर चंद्रगुप्त ने वो सेलुकस को किया। तो इस देश में देखिए, इतिहास की जहां तक बात है, इतिहास तो अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से, कई लोग बोलते हैं कि 20 लाख वर्ष बीसी था पाषाण युग, कई लोग बोलते हैं 30 लाख वर्ष बीसी था, पाषाण युग चला, फिर पाषाण में भी उसको भी 3 में बांटा गया, फिर मानव इतिहास बढ़ते बढ़ते हमारा भारतीय इतिहास आया 10,000 बीसी। फिर उसके बोलते हैं कि भाई इतिहास लेखन की कब चालू हुआ, तो लिखने के लिए कई लोगों का कहना है कि 2500 बीसी के पहले लिखने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। फिर 600 बीसी में वैदिक काल आया, बोले तब लिखना और पढ़ना। तो अलग अलग इतिहासकारों ने ये किया। सामान्य तौर पर जो हम लोगों का जो बात आता है कि भाई जहां तक बाकी चीजों में, हर चीज में, जैसे मुगलों के बारे में ये बताना कि भाई उनका अत्याचार बहुत सारे जगह पढ़ाया भी गया और बहुत जगह उनके नाम को कितना महिमा मंडित किया गया, अभी मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं।
और जहां तक देश की आजादी के समय के मामले में भी बहुत से लोगों का जो इतिहास में कार्य था, जो आजादी के समय, उनको कहीं न कहीं अंडरलाइन किया गया जी। तो इस बात पर यह है, मुझे लगता है योगी जी जो बोल रहे थे वो सेल्यूकस के ही बारे में। सिकंदर, चूंकि यहाँ पर इस देश में आप देखो कौन नहीं आया, ईरानी आए, यूनान आए, आपके शाक, हौड़, मतलब मुझको लगता है कि सब आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेन आए, इतने आए और सब जो है कहीं न कहीं पराजित होकर या किन्हीं कारणों से चले गए। कई लूटने आए। अब मुगलों के पहले तो भाई आपका चाहे ये आपका गौरी आया, गौरी के पहले, गौरी बीच में आया, उसके पहले आपके तुगलक आए हैं, आपके जो उसने वो लूटा, गजनी आया, अफगान आए, ईरान आए, अरब आए, कोई बचा नहीं, सब आए और अपना अपना लूट के लेके चले गए। अंग्रेज भी आए, लूट के लेके चले गए। और ये जरूर है कि हमारा जो यहाँ राज्य का अलग अलग जगह पे जो विकास हुआ, लेकिन बाकी सारे लोग जो आए वो तलवार के दम पे आए। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए सम्राट अशोक गए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध का और सारे जगह, तो वो दूसरे इस पे गए। तो इतिहास को ये बात सही है कि कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे जगह हैं, वो बड़े जो इतिहासकार होंगे और पुरातात्विक आधार पर प्रत्येक बिंदुओं का इतिहास में कोई ऐसा नहीं है कि पुरातात्विक आधार पर उसको बाद में बहुत रिसर्च करके लोगों ने एक से एक जो है अपने मत दिए। तो इतिहासकार अपनी अपनी बातें कहता है। विभिन्न मुद्दे पर आता हूं प्रेम प्रकाश, आपने काफी गोल गोल कर दिया हमें। मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछता हूं कि कुल मिला के मुसलमानों के संदर्भ में कोई भी उल्लेख आपको इतना विचलित क्यों कर देता है? ये सीधा सीधा सवाल है। इस देश के इतिहास में अगर अकबर को महान बता दिया जाता है तो आप लोगों को पीड़ा हो जाती है। अगर मुगल काल के दौरान इस देश में तमाम ऐसी चीजों का निर्माण हुआ, जिसे एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, चाहे वो ताजमहल के संदर्भ में हो, चाहे वो लाल किले के संदर्भ में हो, तो चाहे वो कश्मीर के तमाम बागों के संदर्भ में हो, आपको इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? ऐतिहासिक तथ्य हैं, तथ्यों से इतना विरोध क्यों है? नहीं, कहीं इसका विरोध नहीं है भाई। ताजमहल के निर्माण में किसी का कहा है? ताजमहल के निर्माण हुआ, ताजमहल के निर्माण के बाद वो जो निर्माण करता थे उनके हाथ काट दिए गए। ये इस पर आपत्ति है जी कि आगे और कोई निर्माण न हो, ये वो सोच बताता है जी। ताजमहल के निर्माण पर किसको आपत्ति है? जी। ताजमहल ही क्यों? दुनिया में हिंदुस्तान का आर्किटेक्ट जो है सबसे पुराना आर्किटेक्ट है। एक से एक मंदिरों का निर्माण हुआ। सोमनाथ के मंदिर जिसको गजनी तोड़ के ले गया और उसको जिसने विध्वंस किया, उस सोमनाथ के मंदिर के लिए आप ये सोचो, बोले कि कहाँ हरिद्वार से प्रतिदिन ऐसा मैंने आचार्य चतुर्सेन की किताब में पढ़ा कि प्रतिदिन उसमें घड़े में भर करके नियमित पानी जाता था, मतलब वो एक चेन बन के जाता था जी, जो वहां शिव जी पे चढ़ाया जाता था। और जब उसने तोड़ा तो इतनी दुहाई दी है वहां के पुजारी ने कि भाई आप सारा धन संपत्ति ले जाओ, लेकिन हमारी शिव जी के इस प्रतिमा को भंग मत करो, शिवलिंग को मत भंग करो जी। तो उसका चूंकि उनका उद्देश्य था कि हमारी जो आस्था है उन आस्थाओं पर प्रहार करना, हमारा जो गौरव है उस गौरव को मटिया मेट करने का या उसको पराभूत करने का। इसलिए हमारे जो भी वीर उस समय लड़े, उनकी गौरवशाली गाथाओं को जिस प्रकार से इतिहासकारों के द्वारा सामने ले आना चाहिए उतना नहीं लाया गया, ये बात सही है। इस बात की शिकायत है प्रेम प्रकाश पांडे जी को कि उस दौरान जो लोग लड़े उनकी गौरव गाथाओं को सामने नहीं लाया गया। किस गौरव गाथा को सामने लेकर आए? इस गौरव गाथा को कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है तो इसी देश के एक अन्य राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के लिए कालीन बिछाते हैं। क्या इस तथ्य के संदर्भ में हम इंकार कर दें? सवाल है। मेरे साथ में जयप्रकाश जी, लेकिन जयप्रकाश जी से पहले मेरे साथ में प्रोफेसर रवि भट्ट साहब भी जुड़ रहे हैं और साथ में डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय। एक बार रामकिशोर उपाध्याय जी के पास और चलते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश का जो इतिहास आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है उसके संदर्भ में ऐतराज के स्वर बहुत निकल रहे हैं।
क्या आप उन ऐतराज के स्वरों को व्यक्त करेंगे उपाध्याय जी, या आप मानते हैं कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ठीक ही पढ़ाया जा रहा है? भविष्य संवारने की कोशिश कीजिए। भविष्य में तो कुछ कर नहीं पा रहे, वर्तमान सुधार नहीं पा रहे, इसलिए इतिहास की किताबों को ही पलट के अपने आप को पुरुषार्थी मान लें, इन कोशिशों को ही प्रणाम किया जाए। जी, मैं एक जी निवेदन पहले ये कर दूं जी कि लोगों को इस बात का बड़ा भ्रम है जी कि इतिहास को छोड़ करके, और यदि हमने आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं की तो हमारा विकास रुक जाएगा। जी अगर मैं विज्ञान की बात करूं, विज्ञान में आप कोई सा भी सिद्धांत पढ़ें, यदि आपको परमाणु की संरचना पढ़नी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ते हैं। जी रदरफोर्ड का परमाणुवाद उसके बाद आया, अब तो इनका कोई महत्व ही नहीं है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आ गई। जी तो यदि आप पुराने विज्ञान के आरंभिक चरण को नकार देंगे जी तो फिर आज जो विज्ञान जहां खड़ा है वो विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा और हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जी ठीक इसी प्रकार से हम क्या हैं, कौन हैं, हमारा इतिहास क्या था, जब तक हम इसे ठीक ठीक नहीं जानेंगे, जी संसार में जितने भी देश स्वतंत्र हुए, कोई भारत ऐसा नहीं कि भारत अकेला ही स्वतंत्र हुआ हो अंग्रेजों के चंगुल से, जी लेकिन संसार में जितने भी देश आप देखेंगे जो आज विकसित देश हैं या जो आज जिन्होंने बहुत अधिक विकास कर लिया है, उन्होंने सबसे पहले अपने इतिहास को ठीक किया। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि देखो हमारे पूर्वजों का वास्तविक इतिहास तो यह है, जी हमको इस मार्ग पर चलना है। जी लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं साहब, हमारा तो धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, भारत के महापुरुष हमारे महापुरुष नहीं है, हमारे महापुरुष अलग है, सब कुछ अलग। जी ऐसा कहने के पश्चात भी भारत में जो लोग रह गए उसमें कुछ इतिहासकार भी हैं जिन्हें हम कम्युनिस्ट कहते हैं। उन्होंने एक यहाँ पर नैरेटिव सेट किया कि हिंदुस्तान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, इसकी एकता अखंडता को कैसे फिर से उस पर आघात किया जाए। तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इतिहास लेखन आरंभ किया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जी विंसेंट स्मिथ से बड़े इतिहासकार तो ये अब आजकल जितने भी टीवी पर आने लगे हैं, क्या विंसेंट स्मिथ से भी ज्यादा विद्वान है हमारे ये जो आजकल कांग्रेस के नेता या दूसरे लोग जो आरोप लगाते हैं। विंसेंट स्मिथ क्या लिखते हैं, अकबर दी ग्रेट पुस्तक, उसे एक बार सब लोगों को पढ़ लेना चाहिए। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अकबर दी ग्रेट, उसके पहले अध्याय का पहला वाक्य है कि अकबर भारत में विदेशी था जी, वह माँ की पक्ष से मंगोल था और पिता की पक्ष से तुर्क था जी। तो जब अकबर भारत में एक विदेशी था जी, इस बात को अंग्रेज इतिहासकार मानते और कहते आए, तो फिर भारत के इतिहासकारों ने बीच में से ये नया इतिहास कहां से जोड़ दिया कि अकबर भारत का हो गया। एक बात। दूसरी, ये तो हुई उसकी अकबर की नागरिकता को प्रश्न हुआ। अच्छा, अगर अकबर भारत का था तो फिर इन अंग्रेजों से क्या, भैया अंग्रेजों ने भी तो यहाँ के शासन किया, तो अंग्रेजों को भी कहो कि वे इंग्लैंड से आए लेकिन भारतीय हो गए जी। अब आप कहेंगे कि तो अंग्रेज तो चले गए साहब जी, अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया। तो अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट को भी भारत से भगा दिया। बहादुर शाह जफर तो भारत में नहीं दफनाए गए ना जी। तो जब मुगल भारत से खदेड़ दिए गए तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो तो भारत के ही थे। आक्रांताओं का इतिहास था, वो आए आक्रमण करने के लिए और अंग्रेजों से पराजित हो गए, यहाँ से खदेड़ दिए गए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का मूल इतिहास क्या है, हमारे भारत के महापुरुष कौन, किससे प्रेरणा लें हम इस बात से प्रेरणा लें। अच्छा, अकबर ने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब वो बाबर और अकबर और ये सब जो लोग आए ना, इन्होंने धर्म के आधार पर यहाँ कोई अत्याचार नहीं किया जी। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि मुगलों ने धर्म के आधार पर आक्रमण नहीं किया। मणिशंकर जी, आप पहले बाबरनामा पढ़िए जी। बाबरनामा में बाबर ने जब राणा सांगा से युद्ध किया तो युद्ध लड़ने से पहले उसने क्या किया, उसने जिहाद का नारा दिया जी। उसने कहा कि हमें ये युद्ध अल्लाह के नाम पर लड़ना है और इसमें के नाम पर हम फतेह हासिल करेंगे। और जिनको थोड़ा भी संदेह कि वे लोग, बाबर ने उस युद्ध को जीतने के बाद जो फतेहनामा लिखवाया, जो अपना उसने विजय का वर्णन करवाया,
जी। उसे पढ़ो ना कि कैसे काफिरों को काटा, कैसे काफिरों को घेर घेर कर मारा गया। यही स्थिति तो चित्तौड़ में अकबर कर रहा है। अकबर लिखता है कि चित्तौड़ में जब मैंने लोगों को काटा और मारा तो काफिर ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के डर से गधे भाग रहे हैं। अब पता नहीं मेरे ये कांग्रेस के विद्वान लोग अपने रामकिशोर जी, मेरे कुछ तर्क हैं आपके साथ संवाद करने के लिए। क्या हमारी इतिहास की किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया है? क्या जिहाद का नारा बाबर ने दिया, उसने शराब के सारे घड़े फुड़वा दिए? क्या ये हमने इतिहास के पन्नों में इस देश में नहीं पढ़ा? ये आपसे सवाल। क्या इस देश की इतिहास की किताबों में औरंगजेब के जुल्म को जगह नहीं दी गई? ये मेरा आपसे सवाल। क्या राणा प्रताप के संदर्भ में हल्दी घाटी के युद्ध में, चूंकि आपको राणा प्रताप को राष्ट्रनायक साबित करना है, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की जीत अगर आप नहीं लिख देंगे तो वो राष्ट्रनायक नहीं बन पाएंगे? इसके मोहताज राणा प्रताप हो गए। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जी। मैं यहीं से बात आरंभ करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं, महाराणा प्रताप के जीवन में दिवेर के युद्ध का कितना वर्णन आपने पढ़ा है सर? जी, दिवेर का युद्ध आखिरी दौर का है उनके जीवन का, जिसके बाद में उन्होंने खोई हुई जमीन जो मेवाड़ की थी उसको प्राप्त किया और उसके आधार पर वो वापस अपने आप को राणा के तौर पर प्रतिष्ठित कर पाए। तो दिवेर के युद्ध की चर्चा नहीं होगी? तो दिवेर की युद्ध की चर्चा करते ही महाराणा प्रताप का पुरुषार्थ और उनकी विजय यात्रा आरंभ हो जाएगी जी। तो तब उसको छिपा दिया। अब मैं हल्दी घाटी युद्ध पर आता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को लेकर ओझा जी इतिहासकार हुए, राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। मैंने अभी ओझा जी की पुस्तक पढ़ी तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ओझा जी ने इस बात को लिखा, और भी कई इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि महाराणा प्रताप को जो ये दिखाया गया ना कि महाराणा प्रताप तो वन वन भागते फिरे और बड़े डर डर के जीते रहे। अरे भैया, महाराणा प्रताप के पास उनका जितना भी साम्राज्य था उसमें खूब अनाज था और उसमें उनके जो आदिवासी जो मित्र थे वे भी उनके साथ भरपूर सहयोग के लिए रहे। तो पहले तो महाराणा प्रताप जी का यह चित्रण बंद कर देना चाहिए कि वे बिल्कुल डर के और घास की रोटी खाते हुए और वो वन विलाप वाली एक कवि ने कल्पना कर दी। तो रामकिशोर जी, बिल्कुल हम इसको मान लेते हैं। तो फिर भामाशाह ने कोई बड़ा त्याग किया था, उसको भी हमें भुला देना चाहिए। ये तमाम सरकारें जो भामाशाह के नाम पर सम्मान घोषित करती हैं और जो तमाम साहू समाज भामाशाह के नाम पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, इतिहास के पन्नों से ये भी मिट जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो यही हमने पढ़ा इतिहास के पन्नों में कि राणा प्रताप के शौर्य, राणा प्रताप के पराक्रम, राणा प्रताप के संघर्ष के चलते भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति उन्हें दान कर दी थी ताकि उनका संघर्ष कायम रहे। गलत था, क्योंकि आपके अनुसार तो राणा प्रताप बहुत धनी थे। नहीं नहीं नहीं, आप इस चीज को दूसरे वे में ले, विषयांतर हो गया ये तो। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भामाशाह का योगदान तो अतुलनीय है। भामाशाह तो हमारे नायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा लगाकर युद्ध ही नहीं किया, अपितु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने राष्ट्र के लिए। मेरा यही तो सवाल था आपसे उपाध्याय जी कि उन्हें अपना सर्वस्व देने की जरूरत क्या थी? राणा प्रताप के पास तो सब कुछ था, आप अभी बता रहे हैं। हमने तो राणा प्रताप का सम्मान इस रूप में किया कि उस व्यक्ति ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया सम्मान के लिए। ये राणा प्रताप को अपने समकालीन राजाओं से बहुत ऊपर ले जाता है। आप उस तथ्य को ही खारिज कर दे रहे हैं। बहरहाल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ में देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर रवि भट्टे जी जुड़े हैं, उनसे कुछ संजीदा बात करना चाहता हूं। और रवि भट्टे जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इतिहास के नए सिरे से लेखन की जरूरत आप जैसा इतिहासविद महसूस करता है कि अब नई पीढ़ी को नई दृष्टि से संस्कारित करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी हो जाता है जो अब तक कर देना चाहिए और एक नए सिरे से इतिहास लेखन करके आने वाली पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। क्या कहते हैं सम्मान्य रवि भट्ट साहब आप? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बहुत शालीनतापूर्वक बोलना चाहूंगा जी कि जो कुछ लिखा गया है जी उसको पूरा का पूरा सबको नकारने की आवश्यकता नहीं है जी, लेकिन उसके अंदर सुधार की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है जी, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर
व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा तुलनात्मक रूप से नई है। पहले ये जो आपके जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से ये रहा है, पर ऐसा नहीं, लिखा हमारे यहाँ भी बहुत ही ज्यादा गया है। तो अब जब नए तथ्य सामने हमारे आते हैं तो नए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक हो जाता है कि हम ऐतिहासिक घटनाओं को एक बार रिविजिट करें, एक बार दोबारा देखें। और जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है वो ये है, हमारे इतिहास के साथ जो हुआ है वो हमारा इतिहास, ज्यादातर इतिहास हम क्या जो ड्रॉ करते हैं वो वेस्टर्न ऑथर से हम ड्रॉ करते हैं। आज भी हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं जब हम किसी वेस्टर्न जो आपका ऑथर है या राइटर है उसको कोट करते हैं, जबकि उसकी खुद की जो प्रामाणिकता क्या है, उसकी वो जो खुद लेखक है वो किस स्तर का है शायद हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो हमारे लिए जो अब ये इस समय बहुत आवश्यक है कि हम पुराने तथ्यों को नकारे नहीं, पर पुराने जो तथ्य हमारे सामने ऑलरेडी हैं उनको हम नए तरीके से परखना शुरू करें। और अगर कुछ उसके अंदर निकल के आता है नया तथ्य तो हम उसको जरूर उसके अंदर ऐड करें। जैसे कि यहाँ पे अपनी बात को थोड़ा सा एक बात कह के शायद समझा पाऊं, ये जो अकबर को महान का जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है किस्सा, और औरंगजेब एकदम विलेन है। तो अगर आप एक निष्पक्ष रूप से एज अ मेच्योर्ड, आई एम नॉट सेइंग हिस्टोरियन, एज अ रीडर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे अकबर उतना महान नहीं था जितना महान के इतिहासकारों ने उसको स्थापित इतिहासकारों ने स्थापित करने का प्रयास किया। और हम ये नहीं कह रहे वो बहुत खराब था, पर इतना महान नहीं था। जैसा कि अभी बताया चित्तौड़गढ़ के अंदर 1658 के अंदर चित्तौड़गढ़ को जब जीता तो 30,000 अनआर्म्ड सिविलियंस हो, कम ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट 25,000 भी हो सकते हैं, 24,000 भी हो सकते हैं, किसी स्टेट से सिविलियंस को उसने बूचर कर दिया था। और उसके इस एक्ट को उसका जो दरबारी इतिहासकार था अकबरनामा का फैजी, वो तो अपने मालिक को खुश करने के लिए उनकी कमियों को पैचअप करता था, पर वो भी पैचअप नहीं कर पाया ठीक से। ही हैज ऑल्सो फेल्ड टू पैच इट अप। तो अकबर को आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो एक दो आदमी नहीं थे। लेकिन इसके अलावा हम ये भी नहीं कहेंगे कि अकबर एकदम ही खराब था। मेरे ख्याल से होता क्या था, हम लोग एक बात को अक्सर भूल जाते हैं, हम उसको धर्म के परिप्रेक्ष्य में हर चीज को देखने लगते हैं, और एक हम जीवन का एक सत्य भूल जाते हैं, राजनीतिक जीवन का एक सत्य भूल जाते हैं कि दुनिया के प्रत्येक भूभाग के अंदर शासकों ने सदैव धर्म का सहारा लिया है राज करने के लिए। और वो चाहे वो शांतिपूर्वक सहारा लिया हो या उन्होंने वो युद्ध के माध्यम से लिया हो। जब शांत काल में भी राजाओं को हमेशा ये कहा जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट वर्ड में, डिफरेंट रिलीजन में, इनडायरेक्टली उनको राजा जो होते हैं उनको जो आपके धार्मिक लोग होते हैं वो ईश्वर का दूत बना के पेश करते हैं। तो धर्म का तो मिसयूज वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद में जब भी कोई काम करता है तो आप ये देखिए, मुगल शासक बाबर खुद दारू पीता था, मैं शराब पीता था, ये सब जानते हैं। जब बाबर खुद शराब पीता था, इस्लाम में शराब पीना मना है, लेकिन जब शासन करने की बात आती है तो आपके तजुके बाबरी जो किताब है, तजुके बाबरी किताब कोई किसी हिंदू ने नहीं लिखी है, उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि कैसे जो युद्ध के बाद में वो अपने दुश्मनों के सर का छोटी सी मीनार बनवा दिया करता था। तो अब ये यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली वो हिंदुओं के अगेंस्ट था। मेरे को लगता है ये युद्ध की ये रिक्वायरमेंट थी कि अपने दुश्मनों को भयभीत करना। दुश्मनों को जब आप उनके लगाएंगे तो दुश्मन भयभीत होंगे, और युद्ध जीतने के लिए जैसे आप जानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो युद्ध के अंदर शासन करने के लिए चाहे वो युद्ध हो या शांति का टाइम हो, जो कन्वर्जन्स भी हुए हैं
डिफरेंट टाइम पे, चाहे वो मुगल्स के टाइम पे कन्वर्जन हुए या ब्रिटिशर्स के टाइम पे कन्वर्जन हुए। आज आप हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पे जो इंग्लिश स्कूल देख रहे हैं, जिनमें कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं जी, उन सारे स्कूलों के साथ ज्यादातर के साथ एक हमेशा कॉन्वेंट अटैच रहता था और वो कॉन्वेंट चर्च अटैच रहता है। आज भी आप जितने मेन आप क्रिश्चियन आप मिशनरीज के स्कूल देख लीजिए अपने शहर के बड़े बड़े, सबके साथ चर्चेज अटैच्ड है, नंबर 1। और हॉस्पिटल्स भी अक्सर अटैच रहते थे। तो हॉस्पिटल जो होता था वो इलाज देके, लोगों को प्रलोभन देके बच्चों को लाता था। इससे ढंग से पढ़ाई का, क्योंकि शासक जो थे अंग्रेज थे, अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी मिलने में सहूलियत होती थी, तो ये प्रलोभन देके अंग्रेज भी उनको लाते थे और अल्टीमेटली चर्चेस के अंदर उन स्टूडेंट्स को भी प्रेयर कराई जाती थी। और आज भी थोड़ी बहुत प्रेयर अभी भी कराई जाती है, जो भी इंग्लिश मीडियम में चर्च से रिलेटेड जगह पढ़ा हुआ है यहाँ पर जी। यही बात मुगल शासन काल में भी हुई है। तो मेरा एक छोटा सा सबमिशन ये जो आपका प्रश्न था कि क्या हिस्ट्री को रिविजिट करने की और रीराइट करने की आवश्यकता है, तो मैं इसको कहूंगा आवश्यकता है, बहुत है, और आज भी है और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि सत्य को हमेशा परखते रहना चाहिए। ये सामयिक सत्य है, ये शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य होता है जीवन और मृत्यु, ये शाश्वत सत्य है, ये नहीं बदलते हैं। लेकिन बाकी सत्य जो होते हैं वो सामयिक सत्य होते हैं और उनको एक समय काल के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता होती है। रवि साहब, आपने काफी विस्तार से चीजें कही। आपको इस बात पे एतराज है, आपको इस बात पे एतराज है कि अकबर खराब नहीं था, पर अकबर महान होने पर आपका एतराज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस देश में गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का काल शुरू होता है 1206 से। 13 साल की उम्र में अकबर नाम का शख्स इस हिंदुस्तान का शासक बनता है और 1556 से लेकर 1605 तक तकरीबन 50 साल का शासन काल करने में सफल रहता है। क्या हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां के उससे पहले के 300 साल के इतिहास में कोई 30 साल भी राज करने में सफल नहीं हो पा रहा था, क्या अपने आप में उस व्यक्ति को महान कहलाने के लिए एक कारण नहीं बनाता? एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाप दादा भगोड़े बनकर इस देश की ओर रुख किए थे और उसने इस देश में अपना इतना मजबूत साम्राज्य खड़ा किया कि उसके जाने के 150, 200, 250 साल बाद भी साम्राज्य किसी रूप में जिंदा रह गया। क्या ये अपने आप में उसको महान इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए कारण नहीं बनाता? ये मेरा आपसे सवाल है। धर्म के आधार पर, क्रूरता के आधार पर बात को छोड़ दें, पर कुल मिलाकर इस देश के इतिहास लेखन में अकबर को हम क्या खारिज कर सकते हैं? ये आपसे सवाल है। मेरा एक सबमिशन है, मैंने जो खारिज करने के लिए मैंने शब्द कहा ही नहीं जी। ये शब्द आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं जी सर। नंबर 1। नंबर 2, मेरे को कोई इस बात का एतराज नहीं है कि अगर कोई महान कहना चाहता है तो वो कहे, अगर कोई नहीं कहना चाहता ना कहे। मैं अपनी ये ओपिनियन दे रहा हूं कि हिस्ट्री को रिविजिट करने की बहुत आवश्यकता है। और जब आप महान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पहली बार उसके पहले मैं आ जाऊं, अभी आपने 50 वर्ष को एक मापदंड मान लिया, तो 50 वर्ष का उसी के आप औरंगजेब का राज्य कितना था? औरंगजेब के राज को अगर देखें तो करीब करीब वो भी उतना ही था, उसके आसपास था। तो केवल एक शासन काल को मैं अकबर को खारिज नहीं कर रहा हूं, पर मैं केवल एक मापदंड आप मत लीजिए कि इतने साल तक। तो फिर अंग्रेजों का शासनकाल तो बहुत लंबा रहा, तो उनको भी हम कहते हैं बहुत अच्छा शासनकाल था। मैं इस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भारत ऐसे देश के अंदर यहाँ का एक जो सामूहिक सोच है वो परंपरागत चली आ रही है कि जो शासक है वो महान है, शासक के सामने दंडवत करने का एक सामूहिक रुझान होता है यहाँ के लोगों में है। तो इसलिए आप अकबर को जब महान कहना कोशिश, महान के मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी ढंग का कोई दाग न हो। आप अकबर के चित्तौड़गढ़ वाले
अंश को मेरे कोई त्रास नहीं है, मेरे को अकबर से कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई चिढ़ नहीं है, पर आप चित्तौड़गढ़ वाले को इंसिडेंट को आप कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं? उसके बाद वहां से अजमेर शरीफ हो जाते हैं और अजमेर शरीफ में जाके वहां पर वो जाके कहते दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इसके मतलब है कहीं धर्म का आधार पे जीत के बाद वो वहां पर गए। तो धर्म तो बीच में उस समय तक तो धर्म था ही, उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनके कैंपेन के साथ में। अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि उनका एक हम लोग की प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट में लाइफ नहीं होती है, वो कहीं ग्रे कलर में होती है। तो इसके अकबर के जो अच्छे काम है उनको भी मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, पर मैंने हल्का सा जहां आपने महान शब्द इस्तेमाल करा तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। मेरे को लगा शायद महान ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहिए जिसके अंदर कोई कमी ना दिखे, इसलिए मैंने बोला। तो ये तो बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, ये प्रोफेसर रवि भट्ट साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं जयप्रकाश जी के पास चलना चाहता हूं। जयप्रकाश जी उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में कर रहे हैं जिसने 55 साल की करीब इस देश पर राज किया, और जितने भी सवाल हैं वो दरअसल आपके शासनकाल को लेकर हैं कि जो आपका शासनकाल रहा उस दौरान आपने इस देश के वास्तविक नायकों से रूबरू कराने के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोताही बरती। इरादतन आपने इस देश के वास्तविक नायकों के साथ वर्तमान पीढ़ी को परिचित नहीं होने दिया। जयप्रकाश जी, ये गुनाह आपने क्यों किया? ये सवाल सीधे तौर पर आपसे है, उन लोगों की ओर से जो लगातार आजकल इसी बात को लेकर मंचों में बुलंदी के साथ आवाज व्यक्त कर रहे हैं। जी, पहले तो ये मैं सब सीनियर लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश जी पांडे विद्वान आदमी और इतिहासकार भी आपके सामने बैठे हैं, रवि जी, संघ प्रचार भी बैठे हैं जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब भी देश में या प्रदेश में कुछ चुनाव आता है जी, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास को, धर्म को, जात को उठा करके प्रचार करते हैं जी। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में बढ़ती महंगाई के ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते प्रेम प्रकाश जी? आज इस देश में बेरोजगारी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। आज इस देश के करोड़ों करोड़ नौजवान जिनको रोजगार देना था उसकी चर्चा आप लोग बंद कर देते हैं जी। मेरी अपनी सोच है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार इस तरह की बहस मीडिया के माध्यम से करवाना चाहती है ताकि जो हमारे असल मुद्दे हैं जी, उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जी। आज मुद्दा है महंगाई का, पेट्रोल के, डीजल के, केरोसिन के, रसोई गैस के, प्याज के, आलू के, अनाज के, दालों के, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, उसमें बहस नहीं हो रही। मैं बड़ा बोर महसूस करेगा, बोरियत कि हम कहाँ फंस गए, कैसे लोगों के चुगल में देश फंस गया जी। आज चर्चा करनी चाहिए मौजूदा परिस्थितियों के रोजगार कितना दोगे? आज इस देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है जी, विकास कार्य गौण हो चुके हैं। सारा दिन धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, मजहब के ऊपर, मंदिर और मस्जिद के ऊपर ये बहस जो कराई जा रही है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कराई जा रही है जी। ये ठीक है, अगर हर इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी, सिकंदर के समय में भी, अंग्रेज के राज में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने व्यू दिए जी, और अलग अलग तरीके से लिखा गया है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कभी हम लोग अपने जो असली मुद्दे हैं जी, उनसे ना भटक जाएं और इस देश में बेरोजगारी दर इतनी चली जाए जिसकी वजह से अगर ये बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिलेगा, भूखे पेट को खाना नहीं मिलेगा, तो वो आपके बहस को क्यों सुनेगा? पर जयप्रकाश जी, दिक्कत इस बात की है कि आप वर्तमान के संदर्भ में इतना चिंतित हो रहे हैं, जबकि इस देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत चिंतित है। उसके सरोकार बहुत व्यापक है। आप उन सरोकारों से कोई सरोकार क्यों नहीं रखते हैं? देश के संस्कार, देश के गौरव, देश के इतिहास, देश के पराक्रम के संदर्भ में
आने वाली पीढ़ियों को हजारों हजार साल तक परिचित कराने के संदर्भ में जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ ने छेड़ा हुआ है और उसके अंदर खलनायक के तौर पर आपके शासनकाल को प्रस्तुत किया जाता है कि आजादी के बाद से इरादतन वामपंथियों के हवाले शिक्षा व्यवस्था को कर दिया गया, कुछ मुसलमानों को एक खास तौर पर इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया और उसके तहत इस देश की जो मूल सभ्यता थी, मूल संस्कृति थी, मूल सरोकार थे, उन्हें आने वाली पीढ़ियों से दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया। क्या जयप्रकाश जी इस तथ्य को स्वीकारते हैं या खारिज करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा के अलावा और कोई सत्यता इसमें नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है जयप्रकाश जी। खाली भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, मैंने आपसे बताया था नहीं जी कि असली मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन तो देश की गौरव गाथा के बारे में कौन नहीं जानता जी। और मैं पांडे जी से कहना चाहूंगा जी कि बीते समय की बात तो कमजोर व्यक्ति करते हैं। आज आप प्रेजेंट, आज जो वर्तमान में है, जी। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जी आप उज्जवल भविष्य की चर्चा क्यों नहीं करते? जी आप ये क्यों नहीं बताते आपके कि जब सरकार आई 7 वर्ष में कितना रोजगार दिया, आगे कितना नौजवानों को रोजगार देंगे, आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश की जनता को दिया? कोरोना काल में करोड़ों करोड़ों लोग दारू और दवा के अभाव से मृत्यु हासिल कर गए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो मेरा आपसे बात कह रहे सही है जी। अब भारतवर्ष का गौरव तो सब कहते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी के राज में कितना विकास, कितना डेवलपमेंट, कितना वो हुआ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या आने वाली पीढ़ियों को गलत लाइन पे ले जाना चाहती है तो मैं उसका विरोधी। तो उसका वो विरोध करते हैं। हमारे प्रोफेसर रवि साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं। जी रवि साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस 1-2 सेंटेंस से कहना चाहता हूं। हमारे माननीय भूतपूर्व मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको पुरानी बात उन्होंने जो कहा कि कमजोर लोग करते हैं। मैं केवल ये कहना उनसे चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, आगे देखना चाहिए, पर पुरानी बातों को दुनिया के अंदर कोई भी जो सोसाइटी है, अगर वो अपनी कल्चरल रूट से कट जाएगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको अपनी कल्चरल रूट से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना। आप बहुत छोटी सी बात है, आपके कल्चर के अंदर भाषा आती है। सबसे पहले जो किसी भी संस्कृत की पहली जो इकाई होती है, कल्चर की फर्स्ट यूनिट इज ऑलवेज द लैंग्वेज। आज आप इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे पड़ गए हैं, कहां से कहां हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, तो हमें पीछे से सीखना नहीं पड़ेगा। आप आज हम जो पहन के बैठते हैं वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न कपड़े, हमें वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। वही एक अंग्रेज 6th क्लास पास हुआ आदमी जब मैं टाई लगाता हूं आके घूर कर देख ले तो मैं अनकंफर्टेबल होने लगता हूं, मैंने सही पहनी कि नहीं पहनी, या वो इंग्लिश बोलने लगता है, मेरी इंग्लिश पर कमी निकालने लगता है, मुझको दिक्कत होती है। तो हमको अपने पास्ट को तो देखना ही पड़ेगा, हमको अपना कल्चर जो हमारा पास्ट का उससे हमारा जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि आगे देख के वर्तमान को देखना है। तो कल्चर को आप राइट ऑफ मत कीजिए प्लीज। फॉर कल्चर को राइट ऑफ मत कीजिए, अपने इतिहास को तो देखने होगा। रवि भट्ट साहब ये कहना चाहते हैं, पर रवि भट्ट साहब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जो नए दौर में है, प्रेम प्रकाश पांडे जी इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय हमारे साथ बात रख रहे हैं। बतौर इतिहासकार क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि हमने मुसलमानों के अलावा इस देश में जो बाकी शासक हुए उनको ठीक रूप से चित्रित नहीं किया गया? क्या हमने गुप्त साम्राज्य के गौरव को ठीक से नहीं पढ़ाया आने वाली पीढ़ी को? क्या हमने मौर्य साम्राज्य की कहानियां ठीक तरीके से नहीं पढ़ाई? क्या कृष्णदेव राय का स्वर्णिम कार्यकाल इस देश की जनता को या इस देश के छात्रों को नहीं पढ़ाया गया? क्या आजादी के आंदोलन में जिन्होंने महती भूमिका निभाई, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे आंदोलनकारी, ऐसे लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन लोगों को हमने नहीं पढ़ाया? क्या हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को ठीक तरीके से अपने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया है? क्या मानते हैं रवि भट्ट साहब, क्या वाकई हमने ठीक नहीं किया है? मैं आपने इतनी बढ़िया बात करी है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते जी भट्ट साहब, अगर आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछते तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होता। आपने बहुत अच्छा हुआ मुझसे पूछा जी। आज मैं एक बात आपको, आपकी लास्ट बात से मैं शुरू करता हूं, जो आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। आज ये बात कितने लोगों को मालूम है? मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं जी, खुल के बोल रहा हूं।
आज ये बात कितने लोगों को मालूम है कि 1857 के अंदर लखनऊ के अंदर जो रेजिडेंसी थी उसको करीब करीब मोटे तौर पे 6 महीने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने घेर के रखा था। पूरे लखनऊ आसपास सब जगह पर बेगम हजरत महल का कब्जा हो गया था और यहाँ के वो जो थाने थे, यहाँ इन सब पे कब्जा था। इनके अपने सिक्के चल रहे थे, ढाले थे उन्होंने। ये बड़ी बात नहीं हुई। अब बड़ी बात करने जा रहा हूं आपसे। ये तो बहुत आपको किसी पिटी बात लग रही होगी। जो स्ट्रेटेजी बेगम हजरत महल और भारतीयों ने यहां पर रणनीति अपनाई थी, जिसके तहत कि 6 महीने के करीब रेजिडेंसी के अंदर अंग्रेज फंसे हुए थे, इनको घेरे हुए थे, वो आज भी वो दुनिया भर की जो आज तक दुनिया भर के युद्धों में, लखनऊ और भारत की बात नहीं हो रही है, जब से विश्व बना है तब से आज तक की जो सबसे लंबी घेरा युद्ध संबंधित घेराबंदियां थी उनमें से एक है। और आज भी उतनी रिलेवेंट है कि दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमीज में आज भी वो रणनीति पढ़ाई जाती है। ये कितनों को मालूम है? और ये मैं कोट कर सकता हूं, मैं रवि भट्ट नहीं कह रहे खाली, जॉन कैम्बल जो खुद यूरोपियन हिस्टोरियन है, ये कोट करता है कि आज भी पढ़ाई जाती है वो रणनीति, वो थी। तो क्या वो हमारे लिए, अगर हम ये बात अपने बच्चों को बताते हैं कि हमेशा हम पिटते रहे, हम मुगल आए हमको पीट गए, अंग्रेज आए हमको पीट गए, ये आए पीट गए, तो क्या हम ये रणनीति अगर बताएंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पड़ेगा बच्चों को कि ये हमारी रणनीति थी? उस समय कुछ गद्दार थे हिंदुस्तानी जिनकी वजह से कहना चाहिए ये हारा गया है। अब आइए आप दूसरे शासन जो अब आपने, मैं इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इतिहास के अंदर जो था, मैं कहूंगा, जो कि जैसा कि अक्सर विलियम डालरम्पल एक बड़ी अच्छी बात कहता है, अच्छी बात कोई भी कहे उसकी बात को आपको स्वीकार करना चाहिए, आपका दुश्मन भी कहे तो भी आपको स्वीकार करना चाहिए। स्कॉटलैंड का हिस्टोरियन इतना बड़ा विलियम डालरम्पल है, उसने कहा था, एक बार कहा था कि उसकी वो किताब लिखता है तो 36,000 किताब 2 हफ्ते के अंदर इंग्लैंड में बिकती, इंडिया की द लास्ट ऑफ द मुगल्स। यहां नहीं बिकती किताब को, ये नहीं कि हिंदुस्तानी खरीद रहा है, वो खरीदते हैं। तो वो एक बार कह रहा था, इंडियन हिस्टोरियंस आर लेजी ऑल्सो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द आर्काइव, दिल्ली के अंदर जाइए आर्काइव अवेलेबल है, लेकिन आलसी भी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, मैं अंदर लाइटर वेन कह रहा हूं, हिंदुस्तान के इतिहासकार थोड़े से लेजी भी थे, जिसके चक्कर में उन्होंने अपना तो लिखा नहीं और जो बाहर वाले लिख के चले गए उसको उन्होंने महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जहां तक आपने बताया, हमारे हिंदू जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का भी एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया के हर भूभाग के अंदर गौरवशाली भी रहा है और थोड़ा सा कहना चाहिए अपमानित होने वाला भी रहा है। ऐसा नहीं, कोई दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो खाली उसका अपमानित होने वाला इतिहास है, गौरव में ही है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ का इतिहास जो है, जो गौरवशाली इतिहास था, वो तो छितर बितर हो गया इधर से उधर, और जो कहना चाहिए हमारा अपमानित होने वाला इतिहास था, आज इंडियन हिस्ट्री को ये मैं इम्पार्शली बोल रहा हूं, ये मेरा अपना दर्द है, मेरा अपना दुख है एज अ हिस्टोरियन। जब आप हिस्ट्री बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये कौम हमारी कौम है खाली पिटने के लिए हुई है। जिस लड़ाई में देखिए, वहां पर आए मुगल जीते, हिंदू आ रहे, मगर इंडियंस आ रहे, वहां पर आए इंडियंस आ रहे। आप जब शुरू करते हैं, अभी आपने कहा था 1192 के अंदर सेकंड वॉर ऑफ तराइन की जो बात हो रही थी, आपने जो 1200 के बाद से बताया शुरू हुआ, आप ये बताइए, वहां के बाद इतिहास जो ही पढ़ लीजिए पूरा, हर जगह ये है कि वो यहाँ की रानी उठा ले गए, वहां पे लड़कियां उठा ले गए, वहां पीट डाला। अरे भैया, मुगल के अलावा भी तो इतिहास था, और मुगल इतिहास के अंदर भी तमाम किस्से ऐसे हैं जो कि गौरवशाली इतिहास के। मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी के, मैं मुगल्स ने जो अच्छा काम किया मैं उनके लिए हूं। शेरशाह सूरी ने गंटक रोड बनाई, मैं उसकी तारीफ करता हूं। शेरशाह सूरी ने जो सिस्टम बनाया उसकी मैं तारीफ करता हूं। और भी मुगल, इवन औरंगजेब ने भी जो अच्छे काम किए मैं उनकी तारीफ करता हूं। औरंगजेब ने आपके यहाँ पर आसाम के अंदर कामाख्या देवी के मंदिर को उसने दान दिया था, उसकी एक प्लेट लगी रहती थी, मैं उसकी तारीफ करता हूं। उसने करा उसने, पर भैया जो आपको किसी की भी पर्सनैलिटी इन टोटलिटी देखनी पड़ेगी। आपने 10 आदमियों को खाना खिला दिया, 100 आदमियों को मार दिया, तो आपको तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, तो फिर तो हम ये नहीं कहेंगे, तो टोटलिटी में देखना पड़ेगा ना। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जरूरत है इस समय
हिस्टोरियंस को जो केवल इस बात का एजेंडा लेके ना बैठे कि हमको भारत का गौरवशाली इतिहास लिखना है, वो भी गलत हो जाएगा। पर हिंदुस्तान का वास्तविक इतिहास हमको लिखना है। हिंदुस्तान का और अगर वास्तविक इतिहास प्रस्तुत होना चाहिए, ये रवि साहब का आग्रह है। उसमें कुछ कष्टप्रद चैप्टर भी हो सकते हैं, कुछ तथ्यात्मक बात भी हो सकती है, पर उन्हें रहना चाहिए। जी रवि जी, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पूरी कर लें। 1 मिनट में बोलूंगा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास खाली राजनीतिक इतिहास नहीं होता है, इतिहास टोटलिटी में होता है। आप फिर यहाँ का साहित्यिक इतिहास भी पढ़ाइए, आप यहाँ का साइंटिफिक इतिहास भी पढ़ाइए, आप यहाँ का जो हेल्थ केयर का उसका भी इतिहास पढ़ाइए, आप यहाँ का कल्चर का भी तो इतिहास पढ़ाइए ना, हिस्ट्री एज अ होल पढ़ाइए ना। आप खाली पॉलिटिकल हिस्ट्री की आप बात क्यों करते हैं? केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात क्यों करते हैं? पूरे आयाम उसके आने चाहिए। मैं संक्षिप्त बातचीत के लिए एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी के पास रुक करता हूं। प्रेम प्रकाश जी, आपसे जानने में मेरी ये दिलचस्पी है, आप वाकई इतिहास के तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह रख रहे हैं, या अपनी राजनीति के लिए जितना मुफीद है उसे नए सिरे से गढ़ के प्रस्तुत करने के लिए इतने बेचैन हो रहे हैं? हम लोग पहले देखिए, हम लोग वास्तव में जो भारतीय इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके अनुरूप लोगों को जानकारी मिले और हमारा भारतीय समाज उस दिशा में जाए। जी, इसलिए मैं जयप्रकाश जी के 1-2 बात की, आप बार बार लोग महंगाई की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। भाई आपके शासन में तो गैस मिलता ही नहीं था, 7-8 मिलता था, 7 मिले कि 8 मिले, उसके लिए तो मनमोहन सिंह जी के मंत्री परिषद के निर्णय को राहुल गांधी ने उठा के फेंक दिया था। जी, आप अगर महंगाई पे बात करेंगे, हमारे यहाँ इसी छत्तीसगढ़ में, आप यूपी में देखो, वेट तो दिल्ली में भी घट गया, यूपी में भी घट गया, आपके राज्यों में नहीं घट रहा है। महाराष्ट्र में नहीं घटा, दिल्ली वाला बढ़ा दिया, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं घटा। तो महंगाई पर जब बात होगी तो महंगाई पे भी बात करेंगे, रोड कनेक्टिविटी पे भी बात करेंगे, एफडीआई भी हमने बढ़ाया है, डेवलपमेंट किया है। आज ही हम लोग पूरे 3rd जो है पीएमजीएसवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं कि पिछले बात को कमजोर लोग करते हैं, आप तो रोज बोलते हो कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, और उस कांग्रेस को भूल जाते हो जो 1885 में आपके एओडब्ल्यू ह्यूम ने इस कांग्रेस का किया। जब हम वो बात बोलते हैं तब आप चले जाते हो, तो कांग्रेस में आप कहां पर आ जाते हो, इतिहास लिखने वाले। अच्छा, हमने तो शुरू नहीं किया, आप सलमान खुर्शीद को सिखाइए ना कि वो कहां से हिंदुत्व की बात आ गए। राहुल गांधी को सिखाइए कि वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों को अलग कैसे कर रहे हैं। जिस भारतीय संविधान की आप बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में, दिसंबर 85 में आपके वर्मा जो जस्टिस थे, उनका डिसीजन आने के बाद में कि ये एक भारतीय जीवन शैली है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जीवन शैली उन्होंने कहा, तो उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और आपके नेता बोल रहे हैं हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। आप बताइए, मिठाई अलग है और मिठाई का मिठास अलग होगा? मतलब कुछ भी आप बोले जाएं और आरोप हम पर लगे कि जब चुनाव आता है। मणिशंकर अय्यर जी को आज ही ज्ञान आया क्या कि मुगलों ने जो है बहुत अच्छा किया? ये तो चुनाव के समय। आप जब कांग्रेस जो है आज आपके हाथ से वो जो माइनॉरिटी का वोट है, मुस्लिम वोट है, जो यूपी से खिसक गया है, दूसरे तीसरे चौथे दलों के पास जा रहा है, जब आप लोग इधर उधर घूम रहे हो, तब आपके रणनीतिकार कोई जो है किताब लिख रहे हैं, कोई आके मुगलों के पैरोकार बन रहे हैं। और जो बाकी लोगों ने कहा, अपने भट्ट साहब ने जो कहा कि ये बात सही है, इतिहास को पूरी तरह समझना चाहिए। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस हुई इसमें देखा, उस समय लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी को तत्काल समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब हम लोगों ने इतने साल अंग्रेजों के जो राज किया, अंग्रेजों को हटा दिया, तो अंग्रेजी तो धीरे धीरे जब हम बोलना बंद कर देंगे अपने आप खत्म हो जाएगा। आज स्थिति क्या हो गई है, हिंदुस्तान के हर गांव, हर आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, छोटा हो, हर जात का, हर समाज का छोटा बच्चा, सब लोग जब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं भेज रहे तब तक अपने को गौरवान्वित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये जो इतिहास की बात हो रही है कि इतिहास से हमको सीखने की जरूरत होती है। इतिहास इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसलिए इतिहास में अगर जो गलतियां हैं
उसको इतिहासकारों को बिल्कुल सुधारना चाहिए और जहां जहां जरूरत है उस इतिहास को ले आना चाहिए। आजादी सबने मिलकर के इस देश को आजाद किया, हर समय हर जगह हर वर्ग के लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब आजादी का पूरा कि एक ही परिवार ने आजादी दिलाई, तब जाकर के कहीं न कहीं लोगों को कष्ट होता है कि नहीं भाई एक ही ने नहीं सबने किया। कोल्हू के बैल बन करके लोगों ने तेल निकाला, उसका आप अपमान मत करो। अगर आप अपने किसी को महान बता रहे तो बताओ, दूसरों का अपमान मत करो। तो ये प्रेम प्रकाश जी का अपना नजरिया है। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए रुक कर रहा हूं, इसलिए उपाध्याय साहब आपके पास रुक करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों से क्या क्या हट जाना चाहिए। जयप्रकाश, आखिरी बातचीत आप ही से करूंगा मैं, एक उपाध्याय जी का संक्षिप्त टिप्पणी ले लूं और उपाध्याय आपसे समझना चाहता हूं इतिहास के वर्तमान के ऐसे कौन से अध्याय हैं जिनको समाप्त कर देना चाहिए, थोड़ा आपसे स्पष्ट हो जाए। यह बहुत ही आपने डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि एक सूची बननी चाहिए कि ये हट जाना चाहिए। मेरे विचार से भारत के इतिहास में से हर उस बिंदु को हट जाना चाहिए जो किसी एजेंडे के तहत किसी नैरेटिव को सेट करने के लिए फर्जी तरीके से लिखा गया है। जी, हमारे इतिहास में जितने जितने फर्जी बिंदु रखे गए हैं वे हट जाने चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जी। राणा सांगा जी को बदनाम किया जाता है जी कि बाबर को भारत में राणा सांगा ने बुलाया। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राणा ऐसे अब आजकल जो पुस्तकें आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो पता चलेगा कि राणा सांगा कम्युनिस्ट इतिहासकार ही लिखते हैं। मैं एक दो कम्युनिस्ट इतिहासकारों की अगर कभी आगे कभी बहस होगी तो मैं पुस्तक लेकर भी आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसमें ये कह रहे हैं कि राणा सांगा के दूत की मुलाकात बाबर से वहां हुई नहीं उसके देश में, वो मुलाकात होने की संभावना पंजाब में है। जब बाबर पंजाब में आ गया उससे पहले ये कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बुलाया किसने? बुलाने वाले दो मुसलमान हैं, वो एक पंजाब का है और दूसरा लोधी का उसके अपने परिवार का है, लोधी वंश का है। तो इन दोनों को बुलाया, इन दोनों ने बुलाया, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने उसको गोलमोल घुमा करके कहीं ना कहीं ये बदनाम करने का प्रयास किया गया कि साहब बाबर को इन्होंने बुलाया। एक बात। दूसरी बात, जैसे इतिहास में दारा शिकोह को बिल्कुल ही आपने उसके काम को कोई स्थान ही नहीं दिया कि उसने किस प्रकार से उपनिषदों के लिए दारा शिकोह ने जो बात की, उनका जो उसने भाषांतर किया, उस कार्य की कहीं कोई चर्चा होनी चाहिए थी। इसलिए एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां युद्धों में आपको लगता है कि वो उस वर्णन को अतिरंजित करके दिखाया गया है, तो इतिहास कोई साहित्य कल्पना नहीं है, इतिहास तो तथ्यों पर चलेगा ना जी। कि आप फिर ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं कि आपको खूब पता है कि अकबर शराब पी के गाली देते थे जी। ये तो इतिहास के छोटे से छोटे बच्चे से पूछिए तो अब तो कम्युनिस्ट लोग भी इस बात को कहने लगे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करो, कम्युनिस्टों के बड़े बड़े पत्रकारों ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि अकबर जरा जरा सी बात पर तड़ीपार गुंडे की तरह मारने दौड़ पड़ता था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कम्युनिस्ट पत्रकार इतिहासकारों के शब्द हैं। तो जो आदमी आप कह रहे हैं कि जो तड़ीपार गुंडे की तरह लड़ने दौड़ पड़ता था, जो गंदी गंदी गालियां देता था, वे गालियां अकथनीय हैं, अमुद्रणीय हैं, जिन्हें न छापा जा सकता है, न न्यूज चैनल पर बोला जा सकता है। जिस आदमी की भाषा इतनी खराब है, जिसका चरित्र इतना खराब है, फिर आप उसका महिमा मंडन फिर अतिरंजित क्यों करते चले जा रहे हैं कि साहब हर चीज में महान है? जो सच है लिख दीजिए। अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है, जैसा अभी आदरणीय कह रहे थे, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, हम अंग्रेजों के तो पूरा भारत जानता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर अत्याचार किए, लेकिन अंग्रेजों ने रेल चलाई, पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अंग्रेज ने रेल चलाई तो अंग्रेज महान हो गया, अंग्रेज ने पोस्ट ऑफिस बना दी तो अंग्रेज महान हो गया। भाई अतिरंजित मत कीजिए, ये उपाध्याय जी का कहना है, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर कायम रहता हूं और उस बात को दोहराता हूं कि आखिर इसी इतिहास को पढ़कर तो हमने जाना कि राणा सांगा का प्रताप क्या था, राणा सांगा का शौर्य क्या था। आज भी जिस व्यक्ति के शरीर पर ज्यादा घाव हो जाते हैं तो कह दिया जाता है यार ये तो राणा सांगा हो गया। राणा सांगा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव युद्धों के दौरान अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए थे, ये भी हमने किताबों से ही पढ़ा। छत्रपति शिवाजी के पुरुषार्थ को भी हमने इन्हीं इतिहास की किताबों से जाना। फिर भी हमें अपने इतिहास को लेकर इतनी शिकायत क्यों है
ये सवाल इस कार्यक्रम में अभी भी अनुत्तरित है। लेकिन मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मेरे साथ में बेहद सम्मान्य जयप्रकाश जी मौजूद हैं। आखिरी टिप्पणी के लिए उनके पास चलता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में उनकी आखिरी टिप्पणी। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, पांडे जी ने एक बात कही थी कि जयप्रकाश जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में गैस नहीं मिलती थी। लेकिन पांडे जी आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी, आपकी पार्टी, आप लोगों ने कहा था आज जिसकी वजह से देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं में चारों तरफ बैठे हैं, देश के टोल प्लाजाओं पर बैठे हैं, किसानों का क्या कसूर था? आप इतिहास की बात तो करें, इतिहास को दुरुस्त करो, ये करो वो करो। क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि एक वर्ष से भारतवर्ष का किसान, भारतवर्ष का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा है, देश के टोल प्लाजाओं पर बैठा है, वो ये इतिहास में नहीं लिखा जाएगा? क्या आप जब नया इतिहास लिखोगे तो उस वक्त ये लिखोगे उसमें कि केंद्र सरकार की जातियों की वजह से देश की आजादी के बाद भी हजारों किसान सरकार की जुर्म नीति से शहीद हुए हैं? क्या आप इस बात को लिखोगे? क्या ये इस बात को लिखेंगे? ये जयप्रकाश जी ने प्रश्न उठाया है। इस देश में आपातकाल लिखा था, लेकिन आपातकाल के संदर्भ में तमाम किस्से किताबों की शक्ल में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए गए। तो जयप्रकाश जी निश्चिंत रहिए, कलम अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है इस देश में लिखने वालों की। ये भी लिखा जाएगा किसान इस तरीके से एक व्यक्ति को नृशंसता पूर्वक वहां पे हत्या कर दिया गया। बहरहाल मेरा विषयांतर हो जाएगा। हम वर्तमान में जो बात कर रहे थे वो इतिहास के पन्नों के संदर्भ में बात कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात इतिहास के संदर्भ में जो हमारे साथ में इतिहासकार भट्ट साहब ने कही, सत्य के प्रति हमें आग्रह रहना चाहिए, लगातार अन्वेषण के प्रति हमें आग्रही रहना चाहिए और इतिहास को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सारे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उम्मीद है कि इतिहास को लोग अपने सियासी नफे नुकसान के लिए नहीं बल्कि इस देश की पीढ़ियों को सुसंस्कृत करने के लिहाज से परिष्कृत करने का कार्य करेंगे और अगर ऐसा कार्य करेंगे तो इस देश के लिए एक बड़ा कार्य करेंगे। देखें क्या वाकई इस देश के नीति नियंता इस नियत के साथ इस काम को अंजाम देंगे। इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। समय बहुत कम है लेकिन शेर बड़ा मुफीद है। वो कहता है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो वजह क्यों नहीं जाता। निदा फाजली ने जो ये शेर कहा था ना, वो इतिहास के संदर्भ में केवल ये बताने के लिए है कि इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार भविष्य बनाने का काम मत कीजिए। इतना तो देश पर रहम कीजिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कल नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।